हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल गौरव ज्ञान धारा पर। अपन पढ़ रहे थे पशु परिसर का पार्ट बी, जिसमें पशुपालन व एनिमल हस्बेंड्री जिसे कहते हैं। उसमें अपन ने दूध पढ़ा, नस्लें पढ़ी, रोज रोज बोलता हूँ मैं लेकिन फिर भी बोलूंगा। देखिए, नस्लें पढ़ी, उसके बाद दूध पढ़ा, उसके बाद अपन ने जैविक अपशिष्ट के बारे में पढ़ा, बधियाकरण पढ़ा, संकरण प्रजनन पढ़ा। उसके बाद में कल जो क्लास ली थी उसमें अपन ने पशुओं की जो होती है उम्र के बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है, आज पढ़ेंगे अपन पशुओं का चयन और पशुओं की आयु कैसे निकालते हैं, उसका वेट जो होता है भार वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास से एक प्रश्न आएगा। क्यों आएगा? देखिए, टॉपिक क्या है? पशुओं का चयन। चयन से यहाँ पे मतलब ये है कि चाहे अपने घर के लिए खरीद रहे हैं या दूध उत्पादन के लिए चयन करना है या उसका प्रजनन के लिए चयन करना है, कृषि बैल है तो कृषि कार्यों के लिए उसका चयन करना है, तो किस प्रकार से पशुओं को देखकर चयन करना चाहिए, किस प्रकार से उनका चयन किया जाता है, कौन कौन सी विधियों के द्वारा उनका चयन करते हैं, फिर उनकी आयु, पशु जो है उनकी एज कैसे मालूम करते हैं, किस विधि, कौन सी विधि अच्छी होती है, कौन सी विधि खराब होती है, किस प्रकार से जो है इनकी आयु निकाली जाती है, फिर है इनका भार यानी कि वेट, पशुओं का वेट किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये सब देखेंगे। इन तीनों में से आपके एक प्रश्न 100% आएगा, एक प्रश्न आपके 100% आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे अपन पशुओं का चयन, फिर आयु निकालना, उसके बाद में वेट यानी कि इनकी भार निकालना। सबका अलग अलग है। ठीक है, देखिए, पशुओं का चयन, आयु और भार ज्ञात करना। सबसे पहले है पशु का चयन। तीन पढ़ना है अपने को, पशु का चयन, भार और आयु ज्ञात करना। तीनों में से एक प्रश्न तो आएगा ही, एक प्रश्न तो इसमें से आएगा ही, हो सकता है दो भी आ जाए क्योंकि अलग अलग टॉपिक है। देखिए, पशुओं का चयन करना, पशुओं की आयु ज्ञात करना और पशुओं का वेट यानी कि भार ज्ञात करना, तीनों ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पशु का चयन, तो पशु का चयन जो है किसके लिए करते हैं? पशु का अपन चयन किसके लिए करेंगे? अपन जब पशु लाते हैं तो क्यों लाते हैं? या तो लाएंगे दूध उत्पादन के लिए, दूध उत्पादन के लिए पशु का चयन करेंगे, या फिर कृषि कार्य के लिए करेंगे, कृषि कार्य के लिए करेंगे, या कोई है तो मांस उत्पादन के लिए, मांस उत्पादन के लिए इत्यादि। ठीक है, तो ये मोटे रूप से याद रखना कि पशु का जो चयन होता है वो मांस उत्पादन के लिए करते हैं, कृषि कार्य के लिए करते हैं और दूध उत्पादन के लिए किया जाता है। अब इंपॉर्टेंट है ये कि पशुओं का जो चयन करते हैं उसकी कितनी विधियां हैं, तो ये आपको ध्यान रखना कि पशुओं का जो चयन किया जाता है उसकी दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो विधियां हैं। पशुओं के चयन करने की दो विधियां हैं। कितनी विधियां? दो विधियां हैं। कौन कौन सी है? नाम लिख रहा है, देखिए, प्राकृतिक विधि और दूसरी है कृत्रिम विधि, नेचुरल और आर्टिफिशियल। देखिए, प्राकृतिक जो चयन होता है वो कैसे होता है? तो प्राकृतिक चयन होता है पशुओं का, नॉर्मली होता है पशुओं का दूध उत्पादन देखकर, कोई पशु है और अपन देखते हैं कि ये अच्छा दूध दे रहा है तो उसको अपन खरीद सकते हैं। उसका स्वास्थ्य देखकर, स्वास्थ्य मतलब कोई देखने में हट्टा कट्टा है, तंदुरुस्त लग रहा है, त्वचा उसकी चिकनी है, आंखें उसकी एकदम चमकीली है, इसका मतलब पशु कैसा है? स्वस्थ है। जो कल अपन ने पढ़ा था कि रोगी और स्वस्थ पशु की पहचान कैसे करता है, उसी तरह से प्राकृतिक विधि में अगर पशु चयन करते, जो इसमें किसी भी प्रकार की विधियों का प्रयोग नहीं होता है, इसमें नॉर्मली इंसान जाता है किसी के घर पे या कहीं पे भी गौशाला में या किसी भी फार्म पे अंदर अगर पशु रखे हुए हैं, वो वहां पे देखता है, उसको पसंद आता है तो वो लेकर आ जाता है पैसे देकर, और पसंद नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही विधि प्राकृतिक विधि। तो इसमें क्या देखते हैं? अगर घर के लिए लेके जा रहे हो ऑब्वियसली दूध देखेगा, दूध उत्पादन अच्छा है मतलब दूध देखेगा, उसका स्वास्थ्य देखेगा, स्वास्थ्य अच्छा है, कृषि कार्य के लिए उपयोगी है, तो उसे वो चयन कर सकता है। ठीक है, तो ये इसमें नॉर्मली देखा जाता है, दूध उत्पादन और उसका स्वास्थ्य उसे देखकर जो है ये परचेज करता है। प्राकृतिक विधि तो कुछ प्रश्न जो बनेगा वो कृत्रिम विधि में से बन सकता है, और कहाँ से बनेगा वो भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, कृत्रिम विधि अलग अलग प्रकार से हो सकती है। एक सत्सर्ग विधि होती है, सत्सर्ग, वर्ग नहीं, ठीक है, सत्सर्ग विधि।
इसमें क्या होता है, उत्पादन देखते हैं। क्या देखते हैं, उत्पादन। पशु जो है वो कितना उत्पादन दे रहा है, उस उत्पादन के हिसाब से पशुओं को परचेज किया जाता है। ये विधि जो है नॉर्मली, ये जो विधि है कृत्रिम विधि का ही एक भाग है। ये जो सांड जो होते हैं उनको परचेज करने के लिए उपयोगी है, जिसे अपन नर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो सांड या जो नर होते हैं उनको जो परचेज करने के लिए कौन सी विधि बेस्ट है, तो कृत्रिम विधि ऑप्शन में होगा। कृत्रिम नहीं होगी तो वहां पे आपको मिलेगा ससर्ग विधि। कौन सी है, ससर्ग विधि। इसे एक बार मुझे हटाना पड़ेगा, स्पेस कम है, दूसरी विधि लिखने के लिए वापस जो है मुझे इसको हटाना पड़ेगा। हटा दे। एक होती है कृत्रिम में चल रहा था, इसमें अलग अलग विधियां। ठीक है, एक अपन ने देख ली ससर्ग विधि, उसके आगे देखिए एक होती है वैयक्तिक विधि। वैयक्तिक, वैयक्तिक क्या होता है, वैयक्तिक को इंग्लिश में बोलते हैं पर्सनल। क्या बोलते हैं, पर्सनल। वैयक्तिक का यहां पर मतलब यह है कि उसके पर्सनल कार्यों को देखा जाता है। अपन गए, जो प्राकृतिक विधि है ना उससे मिलती जुलती है। इसमें भी अपन जाते हैं दूध उत्पादन देखते हैं, इसमें भी क्या देखते हैं, व्यक्तिगत उसके लक्षण देखते हैं, उसके पर्सनल, उस पर्टिकुलर जिसको अपन को खरीदना है उसी गाय या उसी बैल को अपन देखेंगे, उसका कार्य किस प्रकार से वो करता है, कार्य करने की क्षमता कितनी है, उसका दूध उत्पादन कैसा है, अच्छा है या नहीं है। तो इसमें उसके कार्य योजना देखी जाती है। क्या देखी जाती है, कार्य क्षमता। कार्य क्षमता, कार्य क्षमता। और इसके अलावा दूध उत्पादन इसमें देखा जाता है। दूध उत्पादन देखा जाएगा, गाय होगी भैंस होगी तो दूध उत्पादन देखेंगे, अगर नर होगा तो उसकी कार्य क्षमता देखी जाएगी। तो ये वैयक्तिक विधि है, इसे पर्सनल विधि भी कहते हैं। ये भी कृत्रिम विधि के अंतर्गत आती है। इसमें से प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न जहां से आएगा, दो विधि इसमें इंपोर्टेंट है, उससे ही प्रश्न बनेगा। देखिए बैठा दे इसे। तीसरी जो आती है इसमें जहां से प्रश्न बन सकता है वो है अपनी, एक बार इसको ऐसे करके ऐसे कर लेता हूं, ठीक है, तीनों आ जाएगी यहां पर। प्रदर्शन, प्रदर्शन वर्त, प्रदर्शन वर्त। इसमें क्या होता है, देखिए प्रदर्शन वर्त, इसमें क्या होता है, या तो पशु मेला लगता है। क्या लगता है, पशु मेला, पशु मेला होता है, या फिर कोई पशु प्रदर्शनी लगती है। पशु मेला लगी है या पशु कोई प्रदर्शनी लग गई, तो वहां अपन जाते हैं। जैसे अलग अलग मेले हैं वो भी अपन पढ़ेंगे, पशु मेला भी अपने टॉपिक दे रखा है। जैसे नागौर में लगते हैं, झालावाड़ के अंदर लगते हैं पशु मेले, लगते हैं सबसे ज्यादा नागौर और झालावाड़। पहले नागौर में थे, अब दोनों में कंबाइंड रूप से बराबर है, क्योंकि नागौर से कुचामन जो है डीडवाना अलग हो चुका है, वो अपन पशु मेले में पढ़ेंगे। देखिए प्रदर्शन वर्ग में मतलब है कि पशु को कहां से खरीदा जाएगा, पशु मेले से या फिर पशु प्रदर्शनी से खरीदा जाएगा। प्रदर्शन वर्त का मतलब होता है, उसका एक वर्त होता है, ऐसे वर्त का मतलब होता है सर्कल। तो उसका ये जो मेला होता है उसमें इसकी पूरी की पूरी कार्य योजना देखी जाती है। वहां पे पशु में क्या होता है, पशु की दौड़ होती है, ठीक है, उसकी अलग अलग प्रदर्शनी होती है। जो भी इन प्रदर्शनी में अच्छा प्रदर्शन करेगा, इन मेले में इस प्रदर्शनी में पशु अगर अच्छा क्या करेगा, अच्छा प्रदर्शन करेगा, तो फिर उसकी बोली भी लगती है। यहाँ पर क्या होता है, उसकी बोली लगती है। जिसको भी पसंद होता है वो उसे खरीद कर लेकर आते हैं। पशु मेले में जो है बाई लगती है और भीड़ के हिसाब से इनको खरीदा जाता है। भेड़ के अंदर भी होती है, भेड़ और बकरी भी जो है बोली लगती है, आपने देखा होगा तो, ठीक है, अलग अलग प्रदर्शनियों में। तो पशु प्रदर्शन वर्त किस विधि के अंतर्गत पशु का चयन मेले और प्रदर्शनी के द्वारा किया जाता है, तो ये किया जाता है प्रदर्शनी वर्त। इसमें से प्रश्न बनेगा तो यही बनेगा, इससे बाहर नहीं बनेगा, इसमें और कुछ है भी नहीं। ये तीसरी कंप्लीट हो गई। इसके अलावा जो चौथी है, देखिए जो चौथी है वो मैं आपको बता देता हूं यहीं पर। वंशावली वर्त क्या है, वंशावली, वंशावली। वंशावली विधि, ठीक है, वंशावली। तो इसमें क्या होगा, वंशावली में क्या होता है, पूर्वज, पूर्वज का मतलब जो पशु है जिसको अपन खरीदने गए हैं उनके जो पूर्वज है उसकी एक पूरी वंशावली होती है, पूर्वज की, पूर्वज की वंशावली। वंशावली से यहां पर मतलब है उनकी एक पूरी की पूरी डॉक्यूमेंट, एक तरह से डॉक्यूमेंट होता है। पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो एक कागज की तरह
झील में रखा होता है, उसमें उसके बारे में सब कुछ लिखा होता है कि ये कितना दूध उत्पादन करता था, कितने समय तक इसका दूध उत्पादन लिया जाता था, कार्य करने की क्षमता इसकी कैसी थी। तो ये जो पूर्वज जो पशु होते थे जिसमें इसके जो बछड़ा है उसके माँ बाप है, ठीक है, फिर उनके बाप दादा, उन सबकी इस वंशावली होती थी। उन वंशावली में इन पूर्वजों के बारे में पढ़ा जाता था, डॉक्यूमेंट को पूरा पढ़ते थे, फिर उसके हिसाब से पशुओं को वो परचेज करते थे। अगर इस वंशावली में, इस डॉक्यूमेंट के अगर उसमें पूर्वज है उसके बारे में अच्छा लिखा हुआ, मतलब दूध उत्पादन उनका अच्छा था, कृषि कार्य करने के लिए वो अच्छे थे, ठीक है, बोझा ढोने के लिए कोई पशु अच्छा था, और अच्छे उनके बारे में पॉजिटिव बातें लिखी गई है, तो इसका मतलब पशु जो है वो उनकी पूर्वज के जैसा ही होगा। अपने भी यही होता है कि लक्षण, कुछ गुण जो होते हैं वो माता से और कुछ पिता से जो है वो बच्चे में आते रहते हैं। तो अगर उनके पूर्वज अच्छे थे, चाहे वो दूध उत्पादन में हो, किसी भी कार्य में हो, तो इसका मतलब उनके जो आगे वाली पीढ़ी होगी वो भी कैसी होगी, कार्य में अच्छी होगी। तो अगर पशु अच्छा होगा तो इसे वंशावली को देखकर वो पशु को खरीदेगा। क्या करेगा, खरीदेगा। अगर ये अच्छी नहीं होगी तो फिर उसे रिजेक्ट कर लेगा। तो ये होती है पशु वंशावली, ये इंपॉर्टेंट, वंशावली जो है ये इंपॉर्टेंट रहेगी। एक और बच गई है, उसके लिए शायद स्पेस थोड़ा सा मेरे को यहाँ पर कम लगेगा, तो एक बार इसे आप हटा लीजिए, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया, वंशावली, 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 ठीक है, हटा दिया। लास्ट बची है, ठीक है, 5 थी इसमें कृत्रिम के अंदर। सत्सर्ग पढ़ी सबसे पहले, हटा दे। 5 है इसमें, टोटल कितनी है, 5। कृत्रिम विधि में टोटल थी 5, जिसमें 4 अपन ने देख लिया। लास्ट जो 5वीं है वो है गुणांकन पत्र। क्या है, गुणांकन, गुणांकन पत्र, गुणांकन पत्र। ये एक पत्र होता है, क्या होता है, पत्र, और नाम से पता चला गुणांकन, उस पशुओं के गुण के बारे में एक पत्र होता है। क्या होता है, एक पत्र होता है। इस प्रकार से एक पत्र होता है जिसमें पशु के गुण होते हैं। क्या होते हैं, पशु के गुण, पशु के गुण होते हैं कि वो कार्य कैसा करता है। तो यहां पे उसका दुग्धांग, क्या हो जाएगा, दुग्धांग। इसको थोड़ी पेन को छोटी कर लेता हूं ताकि लिखने में जो है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। दुग्धांक, दुग्धांक जो होता है उसके लिए यहां पर इसको 30 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। और दूध उत्पादन, दूध उत्पादन, दूध उत्पादन के लिए इसे 20 अंक दिए जाते हैं, ठीक है। जो सामान्य जो कार्य होते हैं उसके लिए इसे यहाँ पर 30 अंक दिए जाते हैं। और शारीरिक दशा, शारीरिक दशा, शारीरिक दशा या फिर शारीरिक क्षमता, शारीरिक क्षमता के यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, यहाँ पर 20 अंक। अब इनको गिन लीजिए, 100 होंगे पूरे। कितने होंगे देखिए, 30, 20, 30 और 20, तो ये कितने हो गए, 100 हो गए। कितने हो गए, 100। तो ये प्रश्न भी बन सकता है कि गुणांकन जो पत्र है वो जो है उसमें टोटल कितने अंक होते हैं, तो 100 होते हैं। दुग्धांक को कितने अंक दिए जाते हैं, तो 3। दूध उत्पादन को कितने दिए जाते हैं, 20। सामान्य कार्य के लिए 30, शारीरिक दक्षता या क्षमता के लिए 20, टोटल हो गए 100। और गुणांकन पत्र जो है ये किस लिए काम आती है, तो ये पशुओं के चयन करने के लिए काम ली जाती है। कैसी विधि है, तो ये एक कृत्रिम विधि का ही भाग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। अगर पशुओं के चयन से प्रश्न बना तो या तो बनेगा गुणांकन से। किससे बनेगा, गुणांकन जो अभी पढ़ रहे हैं 99% इससे ही बनेगा। अगर यहां से नहीं बना तो वंशावली में से बनेगा, वंशावली में से बनेगा। ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इसमें टोटल ये कितने अंक होते हैं, 100 ये अंक इसमें दिए जाते हैं। उसके हिसाब से पशु को खरीदते हैं। मान लीजिए कि दुग्धांक में यहाँ पर पशु को 25 अंक दिए, किसी को 10 मिले, किसी को 20 में से यहाँ पर 15 मिले, किसी को 10 मिले। तो जिसको जितने ज्यादा पॉइंट मिलेंगे इसका मतलब वो पशु उतना ही अच्छा है और उसको वहां से परचेज किया जाता है। इसके हिसाब से उनको यहाँ पर अंक दिए जाते हैं। ये है गुणांकन पत्र। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। गुणांकन पत्र जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही रहेगा, गुणांकन
पत्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, गुणांकन पत्र। ये प्रश्न ये इनमें से बन सकता है, और एक और प्रश्न बन सकता है, किसमें से बनेगा देखिए, या तो इसमें से बनेगा गुणांकन जो पत्र विधि, ये कहां से लाई गई है, अब इसको थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। ये लाई गई अमेरिका से, कहां से लाई गई थी, अमेरिका से। कहां से लाई गई थी, अमेरिका से। तो कब लाई गई, तो ये 1943, कब लाई गई, 1943। ये कॉल वाले यार, छोड़ो, देखो गुणांकन पत्र है, ये विधि कहां से लाई गई, अमेरिका से, ठीक है। कब लाई गई थी, तो 1943 से, ये भी आप याद रख सकते हैं। इसमें कैसे अंक दिए जाते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूं। सामान्य पशु होता है, क्या होता है, सामान्य पशु, जो सामान्य कार्य के लिए जाना जाता है, सामान्य पशु को अंक दिए जाते हैं 0 से 50। कितने होते हैं, 0 से 50। इससे थोड़ा सा अच्छा होगा, ठीक है, इससे थोड़ा सा अच्छा होगा, उसे देंगे 50 से लेकर 75। जो उत्कृष्ट होगा, जिसे सर्वोत्तम बोल सकते हैं, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम जो पशु होगा, इस सर्वोत्तम पशु को जो अंक मिलेंगे वो मिलेंगे 75 से लेकर 100 तक। इस प्रकार से कैटेगरी में इसको बांटा जाता है। अंक कितने दिए जाते हैं, 100। अंक कितने होते हैं, 100। कैसे बांटा जाता है, तो दुग्धांग में 30, दूध उत्पादन 20, कार्य सामान्य कार्य 30 और शारीरिक दक्षता के 20, ये याद रखना है। और सामान्य पशु होगा 50 अंक है, इसका मतलब पशु सामान्य है। पशु सामान्य हो तो उसकी कीमत कम आएगी, उसका चयन होने की संभावना भी कम रहती है। अच्छा है तो उसे खरीद सकते हैं। सर्वोत्तम होगा तो इसे लोग ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन पैसे भी इसके ज्यादा लगेंगे। तो ये क्राइटेरिया आपको याद रखना है, ये इसको याद रखना है, ठीक है। इसमें से प्रश्न जेड के अंदर पूछा जा चुका है। गुणांकन पत्र ही सबसे बड़ी है, ये आपको याद रखना है। और गुणांकन पत्र में से इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा आपका, ये स्क्रीनशॉट लेकर रख ले। वैसे ये सब अपनी किताब में भी दे रखा है, लेकिन यहाँ पे इजी वे में मैंने बताया है, देखिए, ठीक है। हटाए इसको। तो आपको समझ में आ गया, एक बार रिपीट कर देते हैं। पशुओं का चयन 2 विधि से करते हैं, कौन सी, प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। प्राकृतिक विधि मतलब नेचुरल विधि, गए पशु को देख लिया बाहरी तरफ से, हाँ अच्छा लग रहा है, दिखने में अच्छा है, चमकीला है, दूध उत्पादन पूछ लिया कि अच्छा है या नहीं है, कोई बोला हाँ अच्छा दूध उत्पादन है इसका, तो अपन खरीद के लेके आ जाएंगे। वो ऑथेंटिक नहीं होती है, ठीक है। इसमें झूठ भी बोल रहे कोई, यहाँ अच्छा दूध उत्पादन है या नहीं है। इसमें जो है पूरा अपन विथ प्रूफ चयन करके आते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह देख के, ठीक है। सशंत विधि, सत्सर्ग देखी, फिर वो कौन सा, वर्त वाली, प्रदर्शन वर्त वाली देखी, जो मेले और प्रदर्शनी में काम ली जाती है। फिर इसके बाद वंशावली सबसे इंपॉर्टेंट है, वंशावली के बाद गुणांकन पत्र सबसे इंपॉर्टेंट है। तो वंशावली और गुणांकन पत्र और प्रदर्शन वर्त, ये 3 तो आपको याद रखनी है। ससर्ग और व्यक्तिक जो पर्सनल विधि थी, ये दोनों आप याद नहीं भी रखोगे तो चल जाएगा। 5 विधियां थी, याद रखनी है। गुणांकन वाली, वंशावली में तो क्या होता था, उनके माता पिता की जो पूरा एक डॉक्यूमेंट होता था, उसको देखा जाता था, उसके हिसाब से खरीदा जाता था। माता पिता अच्छे थे मतलब पशु अच्छा होगा। फिर गुणांकन में क्या था, 1943 में अमेरिका से इसे लाया गया था। इसमें एक पत्रक होता है गुणों का, जिसमें 100 अंक होते हैं, दुग्धांग के 30, दूध उत्पादन के 20, सामान्य कार्य के 30 और कार्य क्षमता के 20, टोटल 100 हो गए। फिर सामान्य जो पशु होगा उसको अंक दिए गए 0 से 50, फिर अच्छे को दिए गए 50 से 75 और 75 से 100 सर्वश्रेष्ठ को दिए गए। हो गया रिपीट। देखिए अब चलते हैं अपन पशुओं की आयु के बारे में। क्या हो जाएगा, पशुओं की आयु ज्ञात करना। पशुओं की आयु ज्ञात करने से पहले अपन देख लेते हैं पशुओं की औसत आयु। पशुओं की औसत आयु, पशुओं की औसत आयु क्या होती है, देखिए। तो भेड़ की औसत आयु होती है 12 वर्ष। कितनी होती है, 12 वर्ष। बकरी, भेड़ और बकरी दोनों साथ में है, तो यहां पर भी दोनों की उम्र भी साथ में याद रखनी है। इसकी 12 और उसकी 15। देखिए भेड़ की हो जाएगी 12, बकरी की हो जाएगी 15। कितनी हो जाएगी, 15। भेड़ की 12 याद रख जाए। बकरी में कितने वर्ड है, 1 2 3, बकरी 3 है, तो 12 में 3 जोड़ देना तो 15 हो जाएगा। इसमें 3 जोड़ देना, बकरी में वर्ड भी 3 है, 3 जोड़ देंगे तो 15। तो भेड़ बकरी दोनों साथ में चल रही है, तो 12 और 15। फिर गाय और भैंस भी दोनों साथ में रहती है, तो इनकी उम्र भी लगभग सेम होती है। यहाँ पे देख लीजिए, गाय की 20 से लेकर 23 वर्ष है और भैंस की है 20 से लेकर 25 वर्ष। लगभग इक्वल ही इनकी एज
होती हैं 20 से लेकर 25 साल। कहीं कहीं पे आपको 20 साल भी मिल जाएगी इन दोनों की, कितनी, 20 साल। लेकिन इस प्रकार के एम्बिग्यूअस प्रश्न जो होते हैं वो नहीं बनते, ध्यान रखना। ऊंट की होती है 40 साल, कितनी होती है, 40 वर्ष। सूअर की होती है 8 वर्ष और कुत्ते की होती है 10 वर्ष। कितनी होती है, 10 वर्ष। इसमें से ये दोनों तो आपको कभी नहीं पूछेगा, ठीक है। वैसे 4 यही इंपॉर्टेंट है हर किसी में। पशु के बारे में करो तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी, 4 तो आपको रटने ही है, ठीक है। और ऊंट का एक आधा प्रश्न बनेगा तो भी नस्लों से बनेगा, यहाँ से मुश्किल है, नहीं बनेगा। तो देखिए, भेड़ और बकरी साथ साथ में है, तो भेड़ छोटा है तो 12, बकरी बड़ी है, बकरी में वर्ड भी 3 है, तो 12 में 3 जोड़ दीजिए 15। गाय भैंस दोनों साथ में रहती है, हमेशा बोलते तो भी गाय भैंस, तो दोनों की उम्र 20-23 और 20 से 25। भैंस मोटी होती है, भैंस मोटी होती है तो 2 ज़्यादा कर लो ना, इसका वेट कम होता है, इसका मतलब ये जीवित भी कम है, तो मतलब 23 हो गया। और ऊँट की हो जाएगी 40। ये रेशियो आपको याद रखना है। अब है पशु की उम्र कैसे निकालते हैं। ये तो उनकी एवरेज एज है कि इतने साल जो है भेड़ जीवित रहती है, बकरी 15 साल जीवित रहती है, इस प्रकार एवरेज एज है। लेकिन एज को निकालते कैसे हैं, जिससे अपने को ये पता चले कि मान लीजिए कोई पशु जा रहा है, उसको देखा और उसकी एज निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे। वो थोड़ी बोलेगी कि मेरी एज इतनी है, तो उसकी एज निकालने के लिए कुछ जो है यहाँ पर विधि दे रखी है, वो अपन डिस्कस करेंगे। अब हटा दो इसे, देखिए पशुओं की जो आयु है, क्या है, पशुओं की जो आयु है, जो एज है, ये ज्ञात करने की 4 विधियां। कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। कितनी विधियां, 4 विधियां। पहली जो विधि है वो है पशुओं की शारीरिक दशा देखकर। पशु जो है उसको ऐसे ही शरीर अपने आंखों से अपने देख लिया, चमकदार लग रहा है, ठीक है, मोटा ताजा लग रहा है, इसका मतलब पशु कम एज का है। थोड़ा सा ऐसा वीक लग रहा है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, धीरे धीरे चल रहा है, इसका मतलब पशु क्या है, उसकी एज ज़्यादा है। तो ये शारीरिक दशा देखकर ये होती है, इस प्रकार से उसका आइडिया लगाया जाता है पशु को देखकर। दूसरी जो विधि है जो है खुर द्वारा। क्या है, खुर द्वारा। खुर कौन से होते हैं, जो पैर होते हैं ना चलने के लिए नीचे वाले, उसे बोलते हैं खुर। पशु जो होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, बोविडी कुल के पशु हैं, ठीक है, जुगाली करते हैं। इनका खुर 2 भागों में बटा होता है। कितने भागों में, 2 भागों में। तो खुर द्वारा भी पशुओं की एज जो है वो पता की जाती है। अगर चमकदार है इसका मतलब एज कम है, अगर कटे फटे हैं इसका मतलब उसकी एज ज्यादा है। लेकिन ये ऑथेंटिक नहीं है। कौन सी विधि जो है पशुओं की आयु ज्ञात करने की, कौन सी विधि सबसे खराब है, तो ये विधि है सबसे खराब। सबसे खराब, खराब शब्द नहीं मिलेगा वहां पे, आपको शब्द मिलेगा अवैज्ञानिक। सबसे अवैज्ञानिक विधि, सबसे अवैज्ञानिक, सबसे अवैज्ञानिक, सबसे अवैज्ञानिक विधि है। कैसी है, सबसे अवैज्ञानिक विधि है। कैसी विधि है, सबसे अवैज्ञानिक विधि है। ये ऑथेंटिक नहीं होती। खुर को देखकर जो है पशु की आय का निर्धारण नहीं होता है। अगर इस विधि से प्रश्न बना तो यही बनेगा कि पशुओं की आयु ज्ञात करने की कौन सी विधि सबसे खराब या अवैज्ञानिक विधि है, तो ये है खुर द्वारा। क्या है, खुर द्वारा। इसमें पशु की शारीरिक दशा देखकर, वही बाहर से देख लिया, अगर उसकी त्वचा जो है, उसकी त्वचा जो है वो कैसी है, चिकनी है, चिकनी है, चमकीली है। क्या है, चमकीली है। तो इसका मतलब पशु कैसा है, कम एज का है। अगर चिकनी नहीं है, चमकीली नहीं है, चलने में ढीला है, तेज नहीं चल रहा है, इसका मतलब वो बूढ़ा है। ये इतना इसका नहीं पूछा जाएगा। तो शारीरिक दशा देखकर, आंखों से देखकर इसका पता लगाया जाता है। खुर द्वारा सबसे खराब विधि है, सबसे अवैज्ञानिक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कम एज में भी पशु अगर ज़्यादा काम करेगा तो उसके खुर जो है वो खराब हो जाते हैं। कोई बड़ा पशु भी है उम्र में और उससे काम नहीं करवा रहे तो उसके खुर जो है वो चमकदार रहेंगे। और कुछ कम एज का भी है, उससे ज़्यादा वर्क करवा रहे तो खुर खराब हो सकते हैं। इसलिए ये रिलायबल विधि नहीं है, इसीलिए इसको अवैज्ञानिक यानी कि खराब विधि माना गया है। फिर है ये सींग द्वारा। कौन सी है, सींग द्वारा। तो पशुओं के क्या होता है कि 3 साल का जब पशु होता है तो उनके जो सींग होते हैं उसके ऊपर एक छल्ला बनता है। क्या बनता है, छल्ला, रिंग बनता है। मान लीजिए ये पशुओं का सींग है तो यहाँ पर इस प्रकार से एक गोल रिंग बनती है। क्या बनती है, रिंग बनती है। इसीलिए इसे बोला गया है सींग विधि, क्योंकि ये किससे संबंधित है, सींग से संबंधित है, इसीलिए इसे सींग विधि नाम दिया गया है। तो सींग से भी पशुओं की आयु का निर्धारण होता है। तो पहला जो ये छल्ले देखकर इनको गिना जाता है, 1 छल्ला है, 2 छल्ला है, 3 है। तो पहला जो छल्ला बनता है, पहला जो छल्ला बनेगा वो बनेगा
3 वर्ष में। कब बनेगा? जब पशु 3 वर्ष का होगा। उसके फिर 3 साल में पहला बनेगा, उसके बाद हर साल एक छल्ला, उसके बाद हर साल एक छल्ला बनता रहेगा। तो देखिए पशु के सींग के ऊपर पहला छल्ला कब बनता? पहला प्रश्न यही होगा। तो पहला जो छल्ला बनेगा, पहला जो छल्ला पशु के बनेगा वो बनेगा 3 वर्ष की उम्र में। 3 वर्ष में पहला छल्ला बनेगा 3 वर्ष में। उसके बाद हर साल में जो है पशु के ऊपर छल्ला बनेगा। तो इसे उम्र कैसे ज्ञात करेंगे? 2 प्लस छल्लों की संख्या, ये सूत्र है कि पशुओं के सींग द्वारा जो है उम्र निकालने का सूत्र पूछ ले रही है। 2 प्लस छल्लों की संख्या। पहला छल्ला कब बनेगा? 3 साल में। उसके बाद हर साल में। जब मान लीजिए पशु के अगर सींग के ऊपर एक छल्ला है तो इसका मतलब पशु कितने साल का है? 3 साल का। अगर 2 छल्ले हैं तो पशु कितने साल का है? 4 साल का। 4 साल का क्यों है? तो क्योंकि 3 साल में तो पहला बन गया, उसके बाद हर साल बनेगा, तो 4 साल का होगा तो एक और बन जाएगा, 2 छल्ले हो जाएंगे। ठीक है। अगर 3 छल्ले हैं तो पशु की उम्र 5 साल है। क्या है? 5 साल है। तो 2 प्लस छल्लों की संख्या। मान लीजिए किसी पशु के 3 छल्ले हैं तो यहाँ पे 2 लिखनी थी, यहाँ पर 3, तो इसका मतलब पशु की एज आ जाएगी 5 साल। क्या हो जाएगी? 5 साल। तो ये सूत्र याद रखना, 2 प्लस छल्लों की संख्या। पहला छल्ला कब बनेगा? 3 साल में बनेगा। तो आप बोल रहे यहाँ पे 2 क्यों लिखा, 3 क्यों नहीं आया? किसी के दिमाग में ये आ रहा होगा। देखिए 2 यहाँ पर है, छल्लों की संख्या। 3 साल में पहला बनेगा, तो यहाँ पे अगर मैं 1 लिख दूं तो 2 प्लस 1 बराबर कितने हो गए? 3 हो गए। कितने हो गए? 3। तो मतलब एक छल्ला बना हुआ है तो उसकी एज आ गई ना 3 साल। इजी है। 2 तो यहाँ पे रखना पड़ेगा, छल्लों की संख्या। अगर 3 से कम एज है तो उसके छल्ले भी नहीं होंगे, उम्र ये सूत्र काम भी नहीं करेगा। एक छल्ला है तो 1 लिख दिया, इसका मतलब उसकी उम्र 3 साल है। उसके बाद हर साल एक एक छल्ला बनता रहेगा, ऐसे उसकी एज निकालते हैं। आगे यहां तक समझ में? मुझे इसे हटाना पड़ेगा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आएगा नीचे दांतों द्वारा। इससे एक बार ऐसे ही साफ कर लेता हूं मैं। ठीक है, ये तो हटा देता हूं यहां से। दांतों द्वारा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रश्न बन सकता है, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। चारों विधियां, कितनी विधियां? 4 है। सबसे खराब अवैज्ञानिक खुर द्वारा। सबसे सींग के ऊपर छल्ले देखकर जो आयु ज्ञात की जाती है उसका सूत्र 2 प्लस छल्लों की संख्या। अगर एक छल्ला है तो उम्र 3 साल, और उसके बाद 3 साल की उम्र में पहला छल्ला बनेगा, उसके बाद हर साल एक एक छल्ला बनेगा। तो 2 प्लस, अगर छल्ले की संख्या 1 है तो 3 साल एक हुई, छल्लों की संख्या 2 है तो उसकी एज 4 साल हो जाएगी। दांतों द्वारा। फिर क्या है? दांतों द्वारा भी पशुओं की जो है आयु ज्ञात की जाती। सबसे सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि, सबसे अच्छी विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि, सबसे सर्वोत्तम विधि, वैज्ञानिक विधि। वैज्ञानिक विधि। तो कौन सी विधि है जिससे पशुओं की आयु का सही गणना होती है? कौन सी विधि है जिसमें पशुओं की आयु की सही गणना होती है? तो दांतों द्वारा सही गणना होती है। इस विधि से सही गणना होती है। सही गणना किसकी गणना सही होती है? तो आयु की। आयु की सही गणना किस विधि से होती है? तो दांतों द्वारा सही गणना होती है। इसे मुझे साफ करना पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये दांतों द्वारा चल रहा था, और ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना है। ये और एक ये सींग द्वारा, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहेगी, सबसे ज्यादा यही इंपॉर्टेंट रहेगी। इन दोनों से प्रश्न आपका शारीरिक दशा को देखकर तो कभी नहीं बनेगा। तो सबसे सर्वश्रेष्ठ हो गई, सबसे वैज्ञानिक हो गई। अवैज्ञानिक पूछे तो खुर द्वारा, वैज्ञानिक पूछे तो दांतों द्वारा। पशु में टोटल दांत कितने होते हैं? दांत होते हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी। ठीक है, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ गाय, भैंस, भेड़ और बकरी की। इनमें दांत होते हैं टोटल 32। ये 32 होते हैं स्थायी दांत होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी दांत होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी दांत। तो अब अस्थायी दांत कितने होते हैं? तो अस्थायी दांत होते हैं 20। कितने होते हैं? 20। अस्थायी दांत कितने होते हैं? अस्थायी दांत होते हैं इनके 20। और जन्म के समय यानी कि बछड़े में जन्म के समय कितने दांत होते हैं? जन्म के समय इनके दांत होते हैं 2। कितने होते हैं? 2।
निचले जबड़े में, निचले जबड़े, निचले जबड़े में 8 कर्तन दांत होते हैं, 8 कर्तन दांत होते हैं, 8 कर्तन दांत होते हैं। निचले जबड़े में कितने दांत होते हैं? तो 8 दांत होते हैं। कौन से होते हैं? तो 8 कर्तन दांत होते हैं। वैसे दांतों का याद नहीं रखना है, किताब में बहुत सारा दे रखा है, 6 साल में ये बनेंगे, फिर अग्र क्षौरक बनेंगे, फिर कील दांत आएंगे, ठीक है, इंसाइलर इस समय आएंगे, कैनाइल इस समय आएंगे। इतना सब कुछ डीप आपको नहीं पूछेगा, ठीक है। ये उसका स्टैंडर्ड भी नहीं है कि डबल ए का होता तो एक बार मान लीजिए। सुपरवाइजर में भी इतना टिपिकल नहीं पूछता है, तो ये तो पशु परिसर है, ठीक है। इतना डीप में आपको जाने की भी जरूरत नहीं है। 32 दांत स्थायी दांत होते हैं, अस्थायी दांत 20 होते हैं। जन्म के समय 2 होते हैं। निचले जबड़े में 8 कर्तन दांत होते हैं। कितने होते हैं? 8। इसे हटाना पड़ेगा मुझे, हटा दे। देखिए अभी और चलेगा, ठीक है, दांत द्वारा अभी और चलेगा, इंपॉर्टेंट है ये। अस्थायी दांत निकालने, अस्थायी दांत निकालने का सूत्र। पशुओं में अस्थायी दांत जो होते हैं उसको किस प्रकार से निकालते हैं, उसका एक सूत्र है। क्या है सूत्र? I प्लस सी, आई सी पी एम, पी एम। अब ये याद कैसे रखोगे आप? आई सी पी एम मोदी। देखिए आई को इस प्रकार लिख सकता हूं मैं, आई, ये सी है, सी का मतलब देखना भी होता है, लेकिन उसकी स्पेलिंग ये होती है, सी का मतलब देखना। आई सी पी एम मतलब मैंने देखा किसे? पीएम को। पीएम कौन है? कौन है पीएम? मोदी जी। कौन है? मोदी जी। तो एम से मोदी जी, ये याद रखने का फॉर्मूला है कि आई सी, मैंने देखा किसे? पीएम मोदी। तो सी से याद रखना है, ये वाला सी होता है वैसे देखने के लिए, लेकिन याद रखने के लिए आपको मैंने ऊपर लिखा है। तो आई सी पीएम मोदी, यानी कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को मैंने देखा, ये सिर्फ याद रखने के लिए, ठीक है। अपना तो काम निकालना है। याद हो गया? फिर देखिए अस्थायी दांतों में जो कितनी संख्या होती है? 20 होती है। कितनी होती है? 20 बता दिया था मैंने आपको। तो देखिए यहां पर होगा 0, ये पूरी एक लाइन में भी ऐसे लिखा हुआ आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे प्लस का निशान है। 0 आई की जगह पे आ गया 0, सी की जगह पे आ गया 0, पीएम की जगह पे आ गया 3, और फिर यहाँ पर आ गया एम की जगह पे 0, यहाँ पे आ गया 4 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 0, और यहाँ पे आएगा इंटू 2। क्या आएगा? इंटू 2। ये सूत्र है, याद रखिएगा, आईसीपीएम मोदी। तो देखिए ये अस्थायी दांतों की बात है। अस्थायी दांत तो ज्ञात करने के सूत्र हैं। कितने होते हैं? 20 होते हैं। यहाँ पर लिखे हुए 3, क्या लिखे हुए? 3। 3 को 2 से गुणा करो, कितने आ जाएंगे? वैसे मेरे को मैथ थोड़ी मेरी वीक है, ठीक है। 6 होते हैं, 3 इंटू 2 6, 4 और 3 कितने हो गए? 4 प्लस 3 हो गए 7, 4 और ये 3 है 7 हो गए। 7 को 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा? 14। 14 और 6 को जोड़ोगे तो कितना आएगा? 20। और अस्थायी दांत कितने होते हैं? 20। तो ये यार गणित में, ठीक है, कितना आ जाएंगे? 20 आ गए ना। ये सूत्र याद रखना। अस्थायी में भी यही सूत्र चलेगा और स्थायी में भी यही सूत्र चलेगा। अब इसे आई जो है, इस आई को बोलते हैं अग्रदंत। क्या बोलते हैं? आगे है इसलिए अग्रदंत। अरे आई कहां पे लिखा हुआ है? आगे, तो आगे हो गए तो अग्रदंत। ये एम से याद रखना, मोलर दंत। क्या है? मोलर, इसको मोलर बोलते हैं, मोलर बोलते हैं। मोलर अपने को याद नहीं रखना है, अपने को क्या है? आगे है तो अग्र हो गया, ये पीछे है तो क्या हो जाएगा? पेन चेंज कर दे। मोलर बोलते हैं इसको, मोलर बोलते हैं, ठीक है। मोलर, एम मतलब पीछे, आई मतलब ये देखिए आगे था इसलिए अग्रदंत कर लिया इसको। ये पीछे है तो मोलर, तो इसको पीछे को क्या बोलेंगे? पच। सर्वक दंत या दांत, ठीक है, एक ही बात है, दंत या। तो पच सर्वंक दंत। और ये देखिए सी, सी से हो जाएगा कैनाइल। क्या हो जाएगा? कैनाइल। क्या हो जाएगा? कैनाइल। और इसे ही हिंदी में बोलते हैं कील दंत। क्या बोलते हैं?
कील दंत या कील दांत, ऐसे भी याद रख जाएगा। सी से कैनाइल और दंत क्या हो जाएगा, किल दांत, क्या हो जाएगा, किल दांत। और ये हो जाएगा पीएम का मतलब, तो पीएम का मतलब हो जाएगा, देखिए ये मॉल्यूर है तो इसका मतलब हो जाएगा प्री मॉल्यूर, क्या हो जाएगा, प्री मॉल्यूर, प्री मॉल्यूर क्या हो जाएगा, प्री मॉल्यूर। प्री मॉल्यूर से याद रखना है अपने को, ये हो गया पच तो ये हो जाएगा अग्र, क्या हो जाएगा, अग्र। अग्र चर्वणक दंत, अग्र चर्वणक दंत दिख रहा है क्या, ये अग्र चर्वणक के नीचे लास्ट में नहीं दिख रहा है वो दंत है, ठीक है। तो ये भी वो का वही नाम है, ये चर्वणक है, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना आपको, ये ध्यान रखना, ये वही है चर्वणक, ठीक है। तो आई से क्या हो जाएगा, अग्रदन, क्या बोलते हैं, अग्रदन। इसको इनसाइलर ऐसा कोई बोलते हैं, इनसाइलर इंग्लिश में, इनसाइलर, इनसाइलर, ठीक है, इनसाइलर। तो आई से आगे है, हिंदी में याद रखना है अपने को, बाइलैंग्वेज पेपर आता है। आई से मतलब आगे, सबसे पहले इस सूत्र में आगे क्या आ रहा है, आई आगे मतलब अग्रदंत हो गया। एम मतलब पीछे, तो पच याद रखना, क्या याद रखना, पच सर्वणक दंत, पच सर्वणक दंत, पीछे हो गया तो पच सर्वणक दंत। इसमें भी एम आ रहा है तो इसका भी मतलब पच होता है, तो लेकिन इसके आगे पी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ, पी, तो पी का मतलब पहले, तो क्या हो जाएगा, अग्र, पी का मतलब पहले होता है, तो अग्र चर्वणक दंत। तो ये एम से याद रखना है पच चर्वणक दंत, इससे याद रखना अग्र चर्वणक, दोनों एक जैसे ही है, ये पीछे है इसलिए पच चर्वणक, ये बीच में है इसलिए अग्र चर्वणक, इससे आगे है इसलिए अग्र चर्वणक दंत। अब पीछे कौन बचा, ये तो याद हो गया, आगे से अग्र दंत, तो सी बचा, तो सी मतलब ये किल दंत है, कौन सा है, किल दंत। मर्डर किया इसने किसी का, लोगों को मारने वाला, इसलिए इसको बीच में रखा हुआ है, ठीक है, जेल के अंदर। तो ये फॉर्मूला अस्थायी दांत का है, ऐसा का ऐसा ही फॉर्मूला स्थायी दांत में भी रहता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हटाना पड़ेगा ये हो गया स्थायी दांत, क्या हो गया, स्थायी दांत, स्थायी, स्थायी दांत निकलेगा सूत्र, ये अस्थायी था, ठीक है 20। तो ये क्या, ये फॉर्मूला इसमें भी काम करेगा। स्थायी दांत अस्थायी का बता दिया, फॉर्मूला वही है इसलिए मैंने इसे हटाया नहीं है, नाम यही रहेगा सब, सिर्फ इसमें चेंज होगा। क्या चेंज होगा, तो देखिए नीचे आएगा नहीं शायद, है ना, इसको चेंज करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, देखिए वहां पे क्या था, 0 0 था, देखिए 0 0 3 और 0 था, क्या था 0 0 3 0 4 0 3 0, वो था वहां पे किसमें, अस्थायी दांत में। तो इसमें याद क्या रखना है कि 3 3 क्या है, 3 3 0 0, इसमें भी 3 के नीचे 3, 3 के नीचे 3, फिर 0 के नीचे 0, आगे याद रखना 4, क्या याद रखना है 4, इजी है, 2 बार देखोगे याद हो जाएगा। और 3 और 3 कितने हो गए, 6 होते हैं, 6 होते हैं, 4 और 3 7, 7 और 3 10 होते हैं, ये कितने हो जाएंगे 10, देखिए 4 और 3 7, 7 और 3 10 हो गए। और यहाँ पे हो गए 6, 6 हो गए, ये 6 और ये 10, तो 2 को 6 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएंगे 12, और 10 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएंगे 20, कितना आ जाएंगे 20, और 20 और इन 12 को जोड़ेंगे, 10 और इन 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएंगे 32, लिखा हुआ आ रहा है 32, आ रहा है 32, ये अस्थायी दांत वाला, ठीक है, इसको मैंने हटा नहीं, हटाया नहीं है, इसको हटा दीजिए, यहाँ पे इसको हटा देते हैं एक बार। क्या आ जाएंगे यहाँ पर, ये 10 हो गए और यहाँ पर हो गए थे 6, तो दोनों ये मिलकर कितने हो गए 16, 16 को 2 से गुणा किया तो अपने आ गए यहाँ पर 32, ये क्या हो गए स्थायी दांत, क्या आ गए स्थायी दांत। ये इंपॉर्टेंट है, इतनी माथा फोड़ी है इसलिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वैसे इजी है। आई से आगे एम पीछे है इसलिए पच सर्वणक, तो ये एम से पहले है इसलिए अग्र पच सर्वणक, ठीक है, सॉरी अग्र चर्वणक। सी मतलब किल, मारने वाले इसलिए बीच में। फिर याद क्या रखना 0 0 3 0 अस्थायी में, 0 0 3 0, 4 0 3 0 अस्थायी, स्थायी में देखिए 0 0 3 3, 4 0 3 3, इजी है, बिल्कुल याद हो जाएगा, इससे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा।
ICPM मोदी, ये सूत्र याद रखना है। हटा दे इसको, चलती आगे। अब है भार ज्ञात करना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इससे प्रश्न बन सकता है। तो पशुओं का जो भार ज्ञात करते हैं उससे पहले ये देख लेते हैं कि भार क्यों ज्ञात करते हैं, क्या उद्देश्य होता है पशुओं का भार ज्ञात करने का। तो भार अगर कितना कम है कितना ज्यादा, उसके हिसाब से इनको भोजन दिया जाता है। आहार का निर्धारण करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, हो सकता है किसी की एज ज्यादा हो गया, वो कम खा रहा है, इसका मतलब उसका स्वास्थ्य गड़बड़ है, तो स्वास्थ्य के लिए भी अपने को भार ज्ञात करना पड़ता है। उम्र के हिसाब से मतलब आदमी का वेट होना भी जरूरी है। मनुष्य में अपने में भी यही है कि जितनी हाइट होती है ना उसके हिसाब से इंसान का वेट होना जरूरी है। मांस उत्पादन के लिए भी भार ज्ञात करना जरूरी है, प्रजनन के लिए भी जरूरी है, अनुसंधान कोई कर रहे हैं तो भी उसका जो वेट है वो ज्ञात करना जरूरी है। अगर वेट के हिसाब से औषधि दी जाती है, बच्चे को कम देते हैं, बड़े को ज्यादा औषधि देते हैं, यही रीजन है, वेट के हिसाब से औषधि दी जाती है। तो देखिए, संतुलित आहार निर्धारण करने में जो है पशुओं का भार ज्ञात किया जाता है। स्वास्थ्य के लिए मांस की मात्रा ज्ञात करने के लिए, प्रजनन के लिए, अनुसंधान के लिए, औषधियों की मात्रा ज्ञात करने के लिए, ठीक है ना। और कृत्रिम प्रजनन के लिए भी इसके ज्ञात किया जाता है, कृत्रिम प्रजनन के लिए भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा ये तो उसके उद्देश्य हो गए। अब ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ये रहेगा यहाँ पर अपना इंपॉर्टेंट। तो पशुओं का भार करने की कितनी विधियां है, तो 2 विधियां। कितनी विधियां है, 2 विधियां। कितनी विधियां है, 2 विधियां। कितनी विधियां है, 2 विधियां। एक है मशीन द्वारा, तो मशीन में क्या होता है, पशु को तोलते हैं, उसकी एज ज्ञात कर लेते हैं। बछड़ा जो होता है, क्या होता है, पशु जो बछड़ा होता है, बछड़ा, उसका जो वजन होता है ना, वजन, वो हर दिन, प्रतिदिन 400 से 500 ग्राम बढ़ता है। तो बछड़े का जो वेट है वो प्रतिदिन कितना बढ़ता है, तो 400 से 500 ग्राम जो इसका वेट बढ़ता है बछड़े का। और गाय जो होती है, भैंस जो होती है, जो प्रथम बार प्रजनन करने वाली है, भैंस प्रथम बार प्रजनन करते समय, भैंस प्रथम बार प्रजनन करते समय 250 से लेकर 270 केजी की होनी चाहिए, ये उसका वेट होना चाहिए। प्रथम बार अगर भैंस प्रजनन के लिए उपयोग ले रहे हैं तो उसका वेट 250 से लेकर 270 किलो होना चाहिए। जो बछड़ा का होता है उसका प्रतिदिन 400 से 500 केजी जो है ऊँट, उसका वेट बढ़ता रहता है, ठीक है। और मशीन द्वारा तोलकर जो है वेट ज्ञात करते हैं, ये तो इजी है। मशीन होती है, पशु को ऊपर रखा और उसका वेट ज्ञात कर सकते हैं कि उसका वेट जो है वो सही है या नहीं है, ठीक है। और इसका एक ध्यान ये रखना है कि पशु का जब भार ज्ञात करते हैं ना, तो 24 घंटे पहले उसे आहार देना बंद करना है। 24 घंटे पहले पशु को आहार बंद मतलब आहार नहीं देना है। तो भार ज्ञात करने से पहले कितने समय पहले पशु को आहार देना बंद कर देना चाहिए, तो 24 घंटे पहले। पानी कब बंद करना चाहिए, तो 8 घंटे पहले पानी बंद। तो पशु को पानी कब बंद करना चाहिए वेट निकालते समय, तो 8 घंटे पहले। और ये जो वेट जो है ये प्रतिदिन 3 दिन निकालना चाहिए। कितने दिन, 3 दिन निकालेंगे तब इसका सही वेट आएगा। तो देखिए 24 घंटे पहले पशु को कुछ भी नहीं खिलाना चाहिए उसका भार ज्ञात करने से पहले। 24 घंटे भूखा रखो उसे और 8 घंटे तक उसे पानी मत पिलाओ। जब ये 24 और 8 घंटे हो जाए उसके बाद उसका वेट ज्ञात कीजिए। 1 दिन नहीं 3 दिन उसका वेट लीजिए, तब जाकर उसका एग्जैक्ट यानी कि जो सही वेट होगा वो आएगा। तो ये आपको ध्यान, कुछ बातें हैं ये आपको ध्यान रखनी है। ये मशीन द्वारा है, इसमें तोल कर नॉर्मली जो है काटा होता है, आपने तोलते हैं वैसे इसे तोला जाता है। इंपॉर्टेंट है ये सूत्र विधि। क्या है, सूत्र विधि, इसे अपन डिटेल में करेंगे। हटा दे इसे। ये पढ़ने से पहले, इससे पहले अपन ने पढ़ी थी पशुओं की दांतों द्वारा आयु ज्ञात करना, ठीक है। उसमें क्या होता है कि बकरी जो होती है उसमें एक लिख देना साइड में पॉइंट, ठीक है। बकरी 5 वर्ष में प्रौढ़ हो जाती है। बकरी 5 वर्ष में क्या हो जाती है, प्रौढ़ हो जाती है। प्रौढ़ हो जाती है। तो बकरी कितने साल में प्रौढ़ होती है, तो 5 साल में वो प्रौढ़ हो जाती है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, जब ये 5 साल की होती है इसे बोलते हैं भरामुख अवस्था।
भरामुख अवस्था, भरामुख अवस्था, ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि बकरी के अंदर भरामुख अवस्था कब पाई जाती है, तो जब वह 5 साल की होती है। ठीक है, बकरी में भरामुख अवस्था कब पाई जाती है, जब वह 5 साल की होती है। ये हो गया अपना, ये हो गया। अब ये पढ़ेंगे सूत्र विधि, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। हिसार, हिसार कहां पर है, हरियाणा, हिसार हरियाणा। सूत्र एक है मलिक सूत्र, क्या है, मलिक सूत्र, कौन सा है, मलिक सूत्र। हिसार हरियाणा सूत्र और मलिक सूत्र, कौन सा है, मलिक सूत्र। इनसे प्रश्न नहीं आएगा, प्रश्न जो आएगा वो इससे आएगा। सेफर सूत्र, सेफर सूत्र, सेफर सूत्र। अब सेफर सूत्र है तो इसका सूत्र भी होगा, तो इसका सूत्र है L इंटू जी स्क्वायर बट्टा 300, ये सूत्र है सेफर सूत्र, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। L से मतलब है, L बराबर है लंबाई, क्या है, लंबाई। G का मतलब क्या, घेरा, क्या है, घेरा। किसका घेरा, किसका घेरा, पशु का। अब पशु की लंबाई कहां से नापते हैं, तो पशु का जो खुर होता है पैर का, वहां से लेकर ऊपर जो कुबड़ होता है, जो हम्प होता है, वहां तक नापते हैं लंबाई, वो यहां पर आ जाएगी, जितने भी इंच वो होगी। और ये सेपर जो सूत्र है ये पौंड में नापते हैं, किसमें नापते हैं, पौंड में, किसमें, पौंड में ये नापा जाता है। तो लंबाई होगी खुर से लेकर हम्प तक। और ये घेरा कौन सा, तो पशु के जो गर्दन होती है, गर्दन से आगे का हिस्सा, जो दोनों पैर होते हैं उसके ऊपर वाला जो हिस्सा होता है, ठीक है, अपने जैसे चेस्ट होता है वैसे, जहां पे कुबड़ होता है उसके नीचे वाला जो हिस्सा होता है, उसका पूरा जो ये बीच वाला जो घेरा होता है ना, इस प्रकार पशु का, यहाँ पे गर्दन होती है, गर्दन के जस्ट पीछे, ठीक है, इस प्रकार से चारों तरफ अपने नापते हैं। वैसे वैसे के वैसे पशु के नीचे से ऐसे गोल घुमा करके जो फीते को लाया जाता है, उस घेरे को जो है उसको उसको बोलते हैं घेरा। ठीक है, तो कुबड़ के नीचे वाला जो घेरा होता है उससे जो है उसकी गोलाई नापते हैं, उसे बोलते हैं घेरा। ठीक है, क्या हो जाएगा, घेरा। तो ये इसका सूत्र है। जिस मान लीजिए लंबाई आ गई 65, तो इसे 65 लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे इसके घेरा आ गया, जैसे मान लीजिए 25 आ गया या 30 आ गया, तो 30, और यहाँ पर आ जाएगा इसको, मतलब 30 का गुणा 2 बार करना है और नीचे लिखना है 300, फिर इसको काट फाट के इसका आंसर निकल जाएगा। ये है सेपर विधि, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सूत्र याद रखना है, L इंटू जी स्क्वायर बट्टा 300। L का मतलब लंबाई, जी का मतलब घेरा, पशु का घेरा। और सेपर सूत्र ये किसमें ज्ञात करते हैं, पौंड में। हटाइए इसे। अब अपन ज्ञात करेंगे, ये तो हो गया था ना अपना, आज तो हो गई रे, ये चल रहा था अपना सूत्र, बाहर ज्ञात करना है। सूत्र चला, सेपर हो गया था। अब नेक्स्ट जो सूत्र है वो है अग्रवाल, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अग्रवाल सूत्र कौन सा है, अग्रवाल सूत्र, वो पौंड में नापते हैं। किसमें नापते हैं, पौंड में। सेपर सूत्र किसमें नापते हैं, वो क्वेश्चन आ चुका है, पौंड में नापते हैं। किसमें नापते हैं, पौंड में। किसमें नापते हैं, पौंड में। और ये है अग्रवाल सूत्र, कौन सा है, अग्रवाल सूत्र। तो ये किसमें नापते हैं, ये नापते हैं शेर में। किसमें नापते हैं, शेर, जंगल वाला शेर नहीं, ये वाला शेर है। ठीक है, तो सेपर सूत्र किसमें नापते हैं, पौंड में, ये नापते हैं शेर में। ये तो आपको याद हो जाएगा, ये सरल है। वहां पे सूत्र क्या था सेपर में, ये सूत्र था L इंटू घेरा जी स्क्वायर बट्टा 300। यहां पे आएगा A और स्क्वायर नहीं आएगा। LG उसमें भी था, LG इसमें भी आएगा, लंबाई और घेरा दोनों में आएगा, क्योंकि लंबाई बाहर नापना है, तो बाहर नापने के लिए अपने को वहां से इसका वेट लिया जाता है। ठीक है, और घेरे का भी होना जरूरी है, ये तो वही रहेंगे पशु में। फिर वहां पे नीचे बट्टा A की जगह पे क्या था 300, यहाँ पे आ जाएगा A, वहां पे G के ऊपर स्क्वायर था, वो इसमें नहीं आएगा। तो L गुणा G बट्टा A, ये हो जाएगा अग्रवाल सूत्र, ये शेर में नापते हैं। ठीक है, अगर पशु का घेरा क्या हो जाएगा, पशु, तो यहां पे तो अपन लिख देंगे लंबाई,
जो वहां से वो होगी वो घेरा उसको नाप के यहाँ पे लिख दिया। ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ये ए जो अपन ने लिखा है इसकी जगह पे फिर क्या आएगा, तो ये इसको निकालने का एक फॉर्मूला देखिए, पशु का घेरा, घेरा मतलब ये जी, ठीक है, पशु का घेरा यदि 65 से कम है, 65 से कम है, 65 से कम है तो ए बराबर हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बराबर 9 हो जाएगा, ए बराबर 9 हो जाएगा। यदि 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 घेरा यानी वही जी, यदि घेरा कितना है 65 से 80 के बीच में है, 65 से 80 के बीच में है, 65 से 80 के बीच में है, तो उसका ए बराबर हो जाएगा, बीच है तो क्या हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा यहाँ पर 8.5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.5। अगर उसका घेरा 65 से कम आ रहा है तो इस ए की जगह पे अपन लिख देंगे 9। अगर ये जो घेरा है ये 65 और 80 के बीच में आ रहा है, इन दोनों के बीच में, तो अपने को यहाँ पे ए की जगह पे लिखना पड़ेगा 8.5। लेकिन यदि घेरा यदि घेरा 80 से अधिक है, 80 से अधिक है, हो सकता है यदि घेरा 80 से अधिक है तो ए बराबर क्या होगा, तो ये वहां पर ए बराबर हो जाएगा 8। क्या हो जाएगा, 8। तो 65 से कम है तो 9, 65 और 80 के बीच में है तो ए का मान मानना है 8.5, और 80 से ज्यादा है तो ए का मान मानना है अपने को 8। आई होप कि यहां तक आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ गया होगा। हटा दे इसको, हटा दे, हटा दे। बिल्कुल इजी और बिल्कुल सरल ये अपनी क्लास थी, इंपॉर्टेंट क्लास आने वाली है, ठीक है। डिजीज जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे आने वाले दिनों में, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, तैयारी करते रहिए।